नमस्कार साथियों। आज हम बीबीएस से रिलेटेड उसका फॉर्मेट बनाना सीखेंगे मतलब मैं हार्ड कॉपी में ये बता दूंगा कि कौन सा स्टेप किसके बाद रहेगा। उसके बाद हम लोग बीबीएस एक्सेल पे सीखेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को बीबीएस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। सबको सबसे पहले ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ने के साथ साथ उसका बार मतलब बार जैसे मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, समझ लीजिए। ऐसे ही पाइल के लिए हेलिकल रिंग होता है, मास्टर रिंग होता है, स्टिफनर रिंग भी होता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए। उसके साथ साथ ही मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अगर एक्सेल पे इसको बनाना रहेगा तो हम अभी आपको हार्ड कॉपी में बता दे रहे हैं। उसके बाद हम सॉफ्ट कॉपी मतलब एक्सेल में आप लोगों को ये चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो रहेगा सबसे ऊपर हम लोगों का क्लाइंट नेम रहेगा। यहाँ पे देखा जाए सबसे ऊपर क्लाइंट नेम रहेगा। यहाँ पे क्लाइंट नेम रहेगा। उसके बाद क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट नेम रहने का मतलब ये है, कोई जैसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, WTP प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। उसके बाद सिविल लाइन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेड प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, जो कि मैं आपको ड्राइंग में बता चुका हूँ। परमानेंट सेड से रिलेटेड या फिर एक्सटेंशन सेड था हमारा, तो यहाँ पे वो नाम प्रोजेक्ट का लिखेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम लिखेंगे, जो आपकी कंपनी रहेगी उसका नाम लिखेंगे। या फिर जैसे क्लाइंट नेम, जो जिस कंपनी के द्वारा आपको काम मिला है उसका नाम लिखना है। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे आएंगे। इधर यहाँ पे आने के बाद यहाँ होगा मेंबर नेम का मतलब जैसे हम लोग पाइल बना रहे हैं, पाइल का बीबीएस बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइल बीबीएस लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा मेंबर नेम। उसके बाद ऐसे ही कई चीज़ें जैसे बीम भी बना सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं, फुटिंग भी बना सकते हैं, फाउंडेशन भी बना सकते हैं, साथ साथ स्लैब भी, फ्लोर भी। उसके साथ समझ लीजिए, उसके साथ जैसे मान लीजिए पाइल तो बना ही रहे हैं, ऐसे ही हर किसी का जैसे जैसे मेंबर निकालेंगे, स्लैब, फ्लोर, बीम, कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन, पाइल कैप, ऐसे ही सब किसी का नाम हम लोग लिख देंगे। उसके साथ साथ लोकेशन नेम मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई WTP प्रोजेक्ट भी है, उसके अंतर्गत कोई स्थान का नाम है, तो वहाँ पे स्थान का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि आपके ड्राइंग में मेंशन भी रहेगा कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो पहले से ही मेंशन रहेगा, तो वही आपको लिखना रहेगा। उसके बाद अब हम लोगों को जैसे क्या कहते हैं कि ये फॉर्मेट बनाना है कि हम लोग किस चीज़ को कहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे रखने का मतलब बार अगर हम लोगों को दिखाना है तो कौन सा बार कब रहेगा ये जानेंगे। तो हम लोग जैसे एक्सेल जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें स्टेप वाइज रखनी है, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं अक्सर सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद उसका 1 2 3 ये चीज़ लिखते हैं और जो सीरियल नंबर लिखेंगे वो एक कॉलम, ये हमारा जितना भी है मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम एक्सेल में करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम रहेगा इस तरह वाला, और इस तरह वाला मेरा रो रहेगा। मतलब इस तरह वाला हमारा कॉलम रहेगा और इस तरह वाला हमारा रो रहेगा। और ये पूरा बॉक्स जो रहता है, मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये एक, अगर यहाँ पे कर्सर ले जाके क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव सेल हो जाएगा। ये होता है पूरा सेल। उसके बाद हम लोग कहाँ यहाँ पे आएंगे, जैसे हम लोगों ने सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ बार। डिस्क्रिप्शन ऑफ बार का मतलब ये होता है कि हम लोग कौन सा बार क्या नाम दे रहे हैं, जो बार लगा रहे हैं उसका क्या नाम है। जैसे हम लोग पाइल का बीबीएस बना रहे हैं तो पाइल के बीबीएस में रहता है मेन बार, वो भी मेन बार जैसे दो तरह का 6 मीटर के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह का दिखाया हुआ था, तो इसलिए मैंने मेन बार 2 बार लिखा हुआ है। अलग अलग डाया का था, जैसे 12 mm 16 mm का, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ। बाकी इस तरह मेन बार के साथ साथ आप मास्टर रिंग भी लगाते हैं, हेलिकल रिंग। उसके बाद मास्टर रिंग को हम लोग स्टीफनर रिंग कहते हैं, STIFFNER, स्टीफनर रिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हेलिकल रिंग होता है। उसके बाद रिंग लैप होता है। रिंग लैप के साथ अगर हमारा जो पाइल का बोरिंग है, पाइल का जो स्टील रहेगा वो 12 मीटर से अधिक रहेगा, तो इसमें भी लैप देना पड़ेगा। एक होता है जैसे हम लोग बीम बनाते हैं, बीम में क्या कहते हैं, सीधे नोच दे देता है, इतना नोच मेन बार लगाना है।
रिंग दे देता है। वैसे ही पाइल कैप, जैसे हम लोग वहाँ पे ड्राइंग में सीख रहे थे शेड वाले में, पाइल कैप में क्या था, मेन बार था, डिस्ट्रीब्यूशन बार था। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होता है, मेन बार भी होता है, मतलब हर किसी का अलग अलग नाम के हिसाब से हम लोग इसमें डिनोट करेंगे, बताएंगे, जिससे कि जो क्लाइंट रहे इसको पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कि ये कौन सा बार लगाया हुआ है, हर समझ में आए। इसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ बार का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम जो हम लोगों का है, शेप ऑफ बार। शेप ऑफ बार का मतलब यह है कि हम किस शेप में बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए बार डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार 1, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके ऐसे जाता, या फिर मेन बार की तरह जैसे मान लीजिए मेन बार अगर रहता, पाइल कैप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे ये हमारा है पाइल कैप, मान लीजिए ये हमारा है पाइल कैप। पाइल कैप का जब हम लोग बीबीएस बनाते हैं तो इसमें मेन बार एक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये दोनों टॉप के लिए यूज करेंगे, टॉप मेन बार लिख देंगे, और उसके बाद इसमें लिख देंगे बॉटम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हो जाएगा इसका। इसी तरह बॉटम मेन बार होता है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, ये हो जाएगा बॉटम मेन बार, ये हो जाएगा बॉटम मेन बार, मान लीजिए मेन बार। उसके बाद ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो भी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको हम लोग कहेंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह अब क्या होता है, इसका यल कितना मोड़ा रहता है, ये कितना मोड़ा रहता है, हर चीज़ बीबीएस में पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मान लीजिए 500 है, ये 200 हो सकता है, ये 200 अक्सर रहेगा, सेम ये 500 हो जाएगा। इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, ऐसे हर किसी के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बार में। अब उसके बाद जो मैं शेप बताया, शेप बताने के साथ साथ हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कि इस तरह का शेप हम लोग कैसे बनाते हैं। एक्सेल में जब हम सीखेंगे तो ये एक्सेल के मेनू जो है, इंसर्ट या टैब जो है हमारा, होम रहता है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है, ऐसे ही ये सब चीज़ें रहती हैं। तो जो शेप बनाना है वो हम लोग सीखेंगे इंसर्ट वाले टैब से। उसके बाद ये जो हम लिखे हुए हैं 11 मीटर 850, ये हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत सीखेंगे, वो भी हमारा उसी में मिल जाएगा, इंसर्ट वाले टैब में। तो ये दो चीज़ें जानना जरूरी है। अब जैसे यहाँ का चित्र हुआ, शेप कौन कौन सा कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं और कैसे कैसे साइट पे दर्शा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बीबीएस के माध्यम में बता दूंगा। जैसे ये राउंड है, राउंड का भी आप लोगों को मिल जाएगा, मास्टर रिंग जिसको हम बोल रहे हैं। ऐसे ही ये जो मैं बताया हूँ, ये हेलिकल रिंग है। हेलिकल रिंग मतलब जैसे हम लोग कोई वो रहता है, जब ड्राइंग रहता है पाइल का, तो इसमें हेलिकल रिंग ऐसे करके दिया रहता है, टेढ़ा करके जैसे। तो इसका मतलब ये देने का मतलब ये है कि जो हमारा रिंग रहेगा वो राउंडेड रहेगा, जो कि मैं ऐसे दर्शाया हुआ हूँ। उसके बाद लैप होता है, ये हर किसी का फिगर बनाना मैं आप लोगों को इंसर्ट वाले टैब में जाके एक्सेल के मैं बता दूंगा। आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, चित्र को, कौन सा चित्र कैसे बनाना है ये मैं बता दूँ। उसके बाद डाया ऑफ बार होता है। उसके बाद हम लोग डाया ऑफ बार में आएंगे। डाया ऑफ बार हम लोग ड्राइंग रीडिंग करके, उसका ड्राइंग रीडिंग के साथ साथ उसका सेक्शन का जब हम लोग रीडिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन से डाया का कहाँ कहाँ बार लगाना है। उसके बाद हम लोग स्पेसिंग का लगाते हैं। स्पेसिंग जैसे मान लीजिए कहीं, हर जगह स्पेसिंग अक्सर दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे पाइल में स्पेसिंग ना देने का मतलब ये है, पाइल में नोज दे देता है, ऐसे ही बीम में नोज दे देता है, ऐसे ही मेन बार के लिए, ऐसे ही कॉलम में भी नोज दे देता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिंग का यूज नहीं किया हुआ। हाँ, यहाँ पे स्पेसिंग का यूज किया हुआ है मास्टर रिंग के लिए। मास्टर रिंग के लिए 1.5 मीटर है, सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग जो रहता है, स्पेसिंग जो यहाँ पे लिखा गया है हमारा, इसका मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है ये, तो इसलिए मास्टर रिंग में दिया रहेगा। और हेलिकल रिंग का 2 का स्पेसिंग दिया रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग इसमें लिख लेंगे, जिसका स्पेसिंग रहेगा वैसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का आता है बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन यहाँ एम लिखा हुआ है, इसको मीटर लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं वो मीटर में किए हुए हैं। तो बैंड डिडक्शन जैसे जैसे रहता है, मैंने बताया हुआ है 1D के लिए 45 अंश के लिए 1D, उसके बाद 90 के लिए 2D, और उसके बाद 135 के लिए 3D, 135 के लिए 3D, उसके बाद 180 के लिए 0 हो जाता है, मतलब डिडक्शन नहीं करते हैं। हाँ, अगर U बनाएंगे तो उसके लिए अलग से डिडक्शन हम लोग करेंगे।
अक्सर हम लोगों को यही इतना डिडक्शन देखना रहता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कटिंग लेंथ पे। बैंड डिडक्शन के बाद हम लोग कटिंग लेंथ पे आएंगे। कटिंग लेंथ का भी फार्मूला जैसे मैंने बताया है, टोटल लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। तो टोटल लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन हो जाएगा, माइनस बैंड डिडक्शन। जैसे टोटल लेंथ हमारा इसका आएगा, जैसे 150 है, 11 मीटर 850 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा, माइनस बैंड डिडक्शन ये हमारा रहेगा, तो कटिंग लेंथ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बार पे आते हैं। नंबर ऑफ बार में मैंने 2 कॉलम बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि नोज पर एलिमेंट, जैसे हम लोग पाइल है तो एक पाइल में कितना सरिया लग रहा है, जैसे यहाँ 12 mm का ये मेन बार का वो दिखाएंगे। 6 नोज मान लीजिए लग रहा था वहाँ पे, मैंने 6 दिखा दिया हुआ नोज पर एलिमेंट। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट का होता है कि कितना एलिमेंट है, पाइल कितना है। जैसे मान लीजिए अगर 10 पाइल रहेगा तो यहाँ 10 लिख देंगे, 20 पाइल रहेगा तो 20 लिख देंगे। ऐसे ही ये नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितना एलिमेंट है। जैसे पाइल कैप था, F1 का 4 था, F1 का 8 था, F2 का 10 था, ऐसे करके था, F3 का 3 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। नोज पर एलिमेंट मतलब कितना स्टील आ रहा है एक एलिमेंट में। इसी तरह टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ निकालने का मतलब ये भी मीटर में रहेगा। इसका मतलब ये है टोटल लेंथ का कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट ये, नोज पर एलिमेंट ये, और कटिंग लेंथ, इन तीनों का गुणा रहेगा। इसका इन तीनों का गुणा रहेगा, तब हमारा बनेगा टोटल लेंथ ऑफ बार। टोटल लेंथ ऑफ बार या टोटल कटिंग लेंथ लिख दो, टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार। तो इन तीनों का हमको निकल जाएगा टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार, वो भी मीटर में निकलेगा। ये एक वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद यूनिट वेट केजी पर मीटर में। यूनिट वेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक मीटर में कितना केजी होता है ये बताएगा। जैसे 1 मीटर का बार रहेगा वो कितना केजी होगा ये बताएगा। इसका सूत्र भी होता है d²/162.2। तो d², जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हमारा जैसे 12 mm का डाया का बार था, तो 12 mm डाया का बार हो गया। इसका मतलब यहाँ डी जो आ रहा है उस पर d² कर देंगे, 12 का स्क्वायर 162.2 करेंगे तो ये 0.889 आ जाएगा। इसी तरह आप सूत्र लगा के कर लेंगे तो 12 का 16 का जैसे जैसे दिया हुआ है 1.58 16 का होता है, ये पर मीटर के लिए है। ये हमारा टोटल लेंथ कटिंग लेंथ हो गया। अब हम लोगों का एक बॉक्स बनाएंगे जो वेट से रिलेटेड रहेगा। वेट से रिलेटेड रहने का मतलब ये है कि ये हमारा वेट रहेगा पूरा। वेट में क्या करेंगे, 8 mm का जितना वेट होता है वो लिख देंगे, 12 mm का जितना वेट रहता है 1 kg का वो लिख देंगे, 16 mm का जितना रहता है वो लिख देंगे, 20 mm का जितना रहता है ये लिख देंगे। ये हम लोग 10 mm का यहाँ नहीं लिखे हैं, 10 mm का यहाँ नहीं लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाइल में हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, जो पाइल का सेक्शन दिया हुआ है स्टील का, उसमें 10 mm का सरिया नहीं था, इसीलिए मैंने 10 mm यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो जिसका सरिया था उसका मैंने ले लिया हुआ। जैसे यहाँ पे 8 mm का आखिरी में है, 8 mm का यहाँ पे आखिरी में है, जैसे 8 mm का ये है, 8 mm का आखिरी में मान लीजिए हेलिकल रिंग यूज किए हुए हैं, यहाँ पे हेलिकल रिंग यूज किए हुए हैं, और रिंग में जो लैप है वो हमारा 8 mm का हो गया। इसी तरह 16 mm का यहाँ पे देखा जाए स्टीफनर रिंग या मास्टर रिंग है हमारा, तो यहाँ पे हम ले जाके 16 mm का वेट निकाल दिए हैं। वेट कैसे निकाले हैं, वेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे। वेट का जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ। ये वेट का हमारा हो जाएगा टोटल कटिंग लेंथ, ये वाला टोटल, मान लीजिए ये टोटल कटिंग लेंथ, उसके बाद लेंथ ऑफ बार यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गुड़े लिखने के बाद इसका वेट निकाल लेंगे, यूनिट वेट, जो यूनिट वेट में जो रहेगा उसका कैलकुलेशन कर देंगे। यूनिट वेट इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें वेट आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह हर किसी का 16 mm का हो गया, मान लीजिए 12 mm का स्टील बार, यहाँ मेन बार दिया हुआ था इसलिए हम लोगों ने 12 mm का जो स्टील में जो हमारा अब हम जैसे टोटल ये इसका वेट निकाल रहे हैं, सिर्फ इतने का जो आया हुआ है, इतना मीटर गुड़े इतना पर केजी, तो इसको हम लोग अगर गुणा कर देंगे तो हमें ये आ जाएगा। इसी तरह हर किसी का वेट निकालेंगे। हर किसी का वेट निकालने के लिए यही फार्मूला सेम लगाएंगे, टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार गुड़े यूनिट वेट। जिसका रहेगा उसी के कॉलम में हम लोग उसको उस डाया वाले को रखेंगे। जैसे यहाँ पे 12 mm का था तो 12 mm का इतना होता है, तो मैंने 12 mm वाले में लिखा।
ऐसे ही 16 mm का रहेगा तो 16 mm वाले में लिखेंगे। तो हर किसी में ऐसे ही लिखेंगे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सेल में अगर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार रहेगा, फिर शेप ऑफ बार रहेगा, फिर डाया ऑफ बार रहेगा, फिर स्पेसिंग रहेगा। स्पेसिंग रहने के बाद बैंड डिडक्शन रहेगा। बैंड डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ बार रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ बार में 2 कॉलम बनेंगे जिसमें नोज पर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट में कितना बार लग रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट होने का मतलब कितना एलिमेंट है, में से 8 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट है। उसी तरह आप टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार लिख देंगे। फिर यूनिट वेट किलोग्राम पर मीटर लिख देंगे जो कि D²/162 से आएगा। उसके बाद जो वेट है, वेट के साथ सबका डाया लिख के वेट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जिसका बार रहेगा उसके हिसाब से इसमें कॉलम में उसका वेट क्वांटिटी निकाल लेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ। टोटल का कटिंग लेंथ हाफ बार गुणे वेट, उससे करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। साथ में मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सेल में भी बताऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।